गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन हब बाय शुभम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन केमिकल काइनेटिक्स फोर्थ चैप्टर 12th क्लास के लिए स्टार्ट किए हुए हैं। 2 वीडियो लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 2 वीडियो लेक्चर में अपन ने फर्स्ट जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, जो अपन पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के 2 वीडियो लेक्चर में। सेकंड अपने पास था फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। गाइस, आप आज का अपना टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे या फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जिसमें से जैसे मैं स्टार्टिंग के आपको पॉइंट बता रहा हूं कि अपन कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता। सेकेंड अपन फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब क्रिया कारक अणुओं की प्रकृति। थर्ड पढ़ेंगे अपन इफेक्ट ऑफ टाइम, समय का प्रभाव किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। फोर्थ अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। फिफ्थ अपन पढ़ेंगे सरफेस एरिया, दैट इज हिंदी मीडियम वालों के लिए पृष्ठीय तनाव का प्रभाव। और लास्ट अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो इस तरीके से अपने पास आज के टॉपिक में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में टोटल कितने सब पॉइंट है कि ये 5-6 तरीके के फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेंगे या अपने पास डिक्रीज करेंगे। चलिए गाइस, आज अपन सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें अपना जो फर्स्ट नंबर का था, क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता। क्या है, क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करती है, जैसा कि अपन ने अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या पढ़ा था अपन ने कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। पहले पढ़ चुके अपन, मैंने स्टार्ट में कहा था अपन स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो लेक्चर क्या होंगे, इजीली और बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, जिससे आगे आने वाला चैप्टर अपने लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अपन पढ़ चुके हैं रेट लो के अकॉर्डिंग क्या आता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। दर है वो किसके समानुपाती होती है, क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती अपने पास होती है। तो देखिए समानुपाती, इसका मतलब यदि ये वाला फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये वाला फैक्टर भी इंक्रीज होगा। एक तो समानुपाती का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, उसमें अपोजिट होता है। तो समानुपाती है, तो यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि ये घटती है, ये डिक्रीज होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यदि ये बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी,
और यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग क्या था अपना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यही था ना हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्रियाकारक अणुओं की प्रकृति। अब देखिए क्रियाकारक अणुओं की प्रकृति मतलब भाई अपने को पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के। क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता दर के क्या होती है, समानुपाती होती है। और यदि अपन एक जनरल रिएक्शन को कंसिडर करें कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, क्रियाकारक अणु किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखो जितने ज्यादा क्रियाकारक अणु टूटेंगे, मतलब इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग, कहने का मतलब क्या है, इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग जितनी ज्यादा होंगी, जितने ज्यादा ये टूटेंगे उतने ही मात्रा में अपने पास क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सारा का सारा खेल किस पे टिका है, बॉन्ड ब्रेकिंग पे, वो भी किसकी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। यदि ये बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा होती है तो उत्पाद भी ज्यादा बनेगा, और उत्पाद भी ज्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि ये बॉन्ड ब्रेकिंग कम होती है तो उत्पाद भी क्या बनेगा, कम बनेगा। इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब नेचर किस नेचर का होना चाहिए ये, अब अपने पास दो नेचर आती है, ए पोलर जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय, और बी क्या आती है, नॉन पोलर। दो तरह की नेचर पढ़ते हैं ना अपन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। यदि पोलर नेचर का होगा, ध्रुवीय नेचर का मतलब डायपोल बन जाना, कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन। यदि वो पोलर होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। यदि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैसी प्रकृति का होगा, कैसी नेचर का होगा, नॉन पोलर का होगा, तो नॉन पोलर में बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग कम हो जाएगी। बॉन्ड ब्रेकिंग कम हो जाएगी तो जो फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि अपन जनरल वे में समझना चाहें कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस तरीके से अफेक्ट करती है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो नेचर का हो सकता है, एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर। यदि वो पोलर है तो बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा हो जाएगी तो अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी ओर यदि नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेकिंग कम होगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग कम होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा, उत्पाद कम मात्रा में बनेगा। और यदि उत्पाद कम मात्रा में बन गया तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अपन ने दो फैक्टर अफेक्टिंग अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड अपना फैक्टर अफेक्टिंग है टाइम, हिंदी में समय। देखिए अपन एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। क्रिया कारक किस में बदल रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं समय के साथ। तो अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि अब जो टाइम का इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे पड़ेगा, और एक किस पे पड़ेगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पे पड़ेगा। और किसके ऊपर पड़ेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पे, और उत्पाद अणुओं की सांद्रता पे। तो अपने को पता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे उत्पाद बनते जाएंगे, तो क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी समय के साथ, और उत्पाद अणुओं की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे
प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की उत्पाद अणुओं की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ना, जनरल वे में अपने को बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट कर लेते हैं, टाइम के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे अपन ले लेते हैं टाइम। अपन पहले ग्राफ पढ़ भी चुके हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और यदि एक ग्राफ किसके बीच में बनाए अपन, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, उत्पाद अणुओं की सांद्रता के बीच में बनाए, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, वैसे वैसे उत्पाद अणुओं की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, बढ़ जाएगा। ये रिएक्टेंट के लिए अपने पास ग्राफ आ जाता है और ये प्रोडक्ट के लिए अपने पास ग्राफ आ जाता है। तो समय का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है, टाइम का इफेक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे, दोनों पे पड़ता है। टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया किधर हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इधर क्या चल रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जब इधर ये इंक्रीज हो रही है तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया किधर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी अपने पास, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आज का अपना फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करता है, अपन अभी ये डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कोई जैसे मॉलिक्यूल, मैं रिएक्शन ले रहा हूं जनरली कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और मैं इधर ले रहा हूं एनर्जी लेवल। ठीक है गाइस, इधर मैंने क्या ले लिया, एनर्जी लेवल, और एक्स एक्सिस पे अपन ये क्या चल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी लेवल ले लिया, और एक्स एक्सिस में मैं क्या ले रहा हूं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया मैंने, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे एनर्जी लेवल, मतलब अपने पास ऊर्जा लेवल है। अब देखिए, एक अपने पास रिएक्शन है, उसका ऊर्जा स्तरीय है, और जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जनरल रिएक्शन अपने पास ही है। तो जैसे ही मैं किसी चीज को टेम्परेचर देना स्टार्ट करता हूं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। यदि मैंने टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बंद टूटने लग जाएंगे। ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल सब अलग अलग हो गए, अब अलग अलग हो गए तो वो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा स्टार्ट कर देंगे, और जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन इन दोनों के बीच में एक बार रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, कि जैसे जैसे अपने पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है मतलब पहला एनर्जी लेवल यहाँ था, तो इस रिएक्शन का एनर्जी लेवल अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी लेवल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो अपने पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी का हायर होना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा हो जाएगी, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उत्पाद उतनी ही मात्रा में अधिक बनेगा। तो अपने पास डायरेक्ट रिलेशन ये आता है कि टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो
मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यदि गतिज ऊर्जा ज्यादा हो गई किसकी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, इसका मतलब वो टूटने स्टार्ट हो गए। और जितने ज्यादा वो टूटेंगे उतनी मात्रा में क्या बनेगा, अपने पास उत्पाद बनेगा। और जितनी मात्रा में उत्पाद बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इस तरीके से टेम्परेचर क्या करता है, इसको इफेक्ट करता है। अब देखिए, यदि अपने पास टेम्परेचर है, ठीक है, उसको अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हैं, कोई भी क्रिटिकल टेम्परेचर है टीसी, उसको अपन क्रांतिक ताप है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं, तो अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना हो जाती है, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज किया जाए तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर है जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। यदि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग है किसकी, क्रिया कारक अणुओं की, क्रिया कारक अणुओं के टूटने की गति है, बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसी टाइम पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो अपन अभी जो पीछे पढ़ के आए, यदि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। पांचवा अपना फैक्टर अफेक्टिंग है सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये किस तरीके से अफेक्ट करता है। सबसे पहले मैं इसका जनरल वे बता देता हूं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अपने पास कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब बंध का टूटना, ठीक है। और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका मतलब बंध का बनना। अब देखिए सरफेस एरिया किस तरीके से इफेक्ट करता है। यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए स्पेस अपने को उतना ही ज्यादा मिल जाएगा। और जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यदि इसी के विपरीत अपन किसकी बात करें, यदि अपने पास सरफेस एरिया कम है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग कम होना इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन भी अपने पास क्या हो गया, कम हो गया। और बॉन्ड फॉर्मेशन भी कम हो गया तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यदि सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आरएन मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि बॉन्ड ब्रेकिंग ही कम हो रही है तो अपने पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, पीएम मतलब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, उत्पाद अणुओं की बनने की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उत्पाद अणुओं के बनने की दर कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। तो देखिए ये चारों इस तरीके से आपको याद रखनी है। क्या, सरफेस एरिया कम है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो जो
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब क्रिया कारक अणुओं के टूटने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रिया कारक अणुओं के टूटने की दर कम हो जाएगी तो उत्पाद अणुओं के बनने की दर कम हो जाएगी, ठीक है। और उत्पाद अणुओं के बनने की दर कम हो जाएगी तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि इधर बात करें तो ये सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इधर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, इंक्रीज। कहने का मतलब है सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ अफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन का अपने पास, वो क्या है अपने पास, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक का प्रभाव। अब आप सब जानते हैं कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में यूज होने वाला एक ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जो खुद की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या रखता है, सिक्स्थ अपना क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक के बारे में आप सब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला ऐसा पदार्थ जो खुद की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या रखता है, अपरिवर्तित रखता है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से इंक्रीज करता है, ऐसा क्या फैक्टर आता है कि जिससे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसकी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटालिस्ट। कहने का मतलब क्या है, यदि अपन ने किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट ले रखा है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये ए टाइप की रिएक्शन है। और बी टाइप की रिएक्शन क्या है, यही है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने एरो के साइन पे क्या लिख दिया, कैटालिस्ट लिख दिया। और फर्स्ट रिएक्शन में मैंने कुछ नहीं लिख रखा है। इसका मतलब जो सेकंड रिएक्शन है, बी टाइप की रिएक्शन है, वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में पूर्ण हो रही है। किसकी उपस्थिति में, कैटालिस्ट की उपस्थिति में पूर्ण हो रही है। तो जब कैटालिस्ट आ जाता है तो आप 100% मान के चलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किससे, विदाउट कैटालिस्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का यदि अपन ऑर्डर रखे तो बी की रेट ऑफ रिएक्शन ए से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अपने को ये तो पता लग गया कि कैटालिस्ट का यूज होते ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वो किस फैक्टर से होती है, ऐसा क्या कारक है जो उसको बढ़ा देता है। तो देखिए अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। जनरली अपने पास इधर तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वाई एक्सिस पे अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे अपने पास क्या है, एनर्जी है। यहां पे क्या अपने पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्रिया कारक अणु। और यहां पे क्या अपने पास, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, उत्पाद अणु। ये इसकी क्या होती है, हाईएस्ट एनर्जी, ये वाली, ठीक है। एक अपने पास ये वाला लेवल होता है जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है। और एक ये वाला लेवल है, एनर्जी लेवल, जहां पे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ईए, सक्रियण ऊर्जा। कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को यहां तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी के अंदर मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, वो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। मतलब रिएक्शन तो वही है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। लेकिन देखिए ऊपर वाली रिएक्शन, ए रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है,
एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। और यदि बी रिएक्शन के लिए हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो अपने पास ये आ जाएगा, और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है अपने पास, कम है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन है, ये वाली होगी बी। इसका मतलब क्या है कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है तो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो जो ए वाली है ये क्या है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कहने का मतलब क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जैसा कि अपन डायग्राम से पढ़ रहे हैं। और विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान, सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये विदाउट कैटालिस्ट में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। और प्रेजेंस, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से आज अपना जो टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, 6 फैक्टर अपन ने डिस्कस किए। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन ने 6 फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं। 6 के 6 फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं अपना फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक क्या हो जाता है, आज का कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से अपन ने केमिकल काइनेटिक्स के स्टार्टिंग के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, और दूसरा इसको फैक्टर अफेक्टिंग जो अपन ने आज पढ़ा है। इसको मिलाकर के अपना 50% चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थर्ड अपना क्या बचा है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये अपने आप में 50% कंटेन करता है केमिकल काइनेटिक्स को। और ये अपन कल के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। कल का वीडियो लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगा, जो कि अपने लिए बहुत इजी रहता है। अपन इजी वे में इसको मैथमेटिकल पोर्शन से करके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, जो अपने आप में क्या है, 50% केमिकल काइनेटिक्स को कंटेन करता है। तो गाइस, इस तरीके से अपने केमिकल काइनेटिक्स के 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो अपन ने आज डिस्कस किया है। कल के वीडियो लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब अभिक्रिया की क्रियाविधि अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पे पढ़ेंगे अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। इन 5 टॉपिक को मिला के अपने पास क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, कल का लेक्चर मिस ना करिए और कंटिन्यू देखते रहिए केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और देखते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री एजुकेशन हब में केमिकल काइनेटिक्स कंटिन्यूस वीडियो देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।